तो ये यूनिट जो है हमारा बेसिकली ये पूरा का पूरा यूनिट हमारा सेमीकंडक्टर्स पे बेस्ड है। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कल कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। फिर भी हम लोग थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि हमारे पास कितने तरह के सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स, सॉलिड मटेरियल जो भी हमारे पास अवेलेबल है। सर टाइम चेंज कर देना बेटा, किस चीज़ का टाइम, क्लास का। ये ऑनलाइन वाली या फिर जब कॉलेज खुलेगा उसकी बात कर रहे हो। ठीक है, चलो ये लास्ट में डिस्कस करते हैं टाइम के बारे में, फिलहाल ये वाली क्लास में। ठीक है, लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। कमेंट बंद, अब पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अगर सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। ठीक है, सॉलिड्स होते हैं हमारे पास तीन टाइप के। पहला क्या होता है, पहला होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, ठीक है, इसको हिंदी में आप लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं कुचालक। कुचालक या फिर अचालक बोलते हैं शायद। ठीक है, ये हो गया आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर बेसिकली क्या है, दैट डज नॉट कंडक्ट, है ना, एनीथिंग विच डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, इंसुलेटर में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास एक बैंड गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, जिसका वेट होता है करीब 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये हमारा डिफरेंस रहता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। इंसुलेटर के बाद में दूसरा टाइप आता है हमारा कंडक्टर्स। कंडक्टर्स क्या होते हैं, एनी मटेरियल विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, है ना, एनीथिंग विच कंडक्ट्स। ठीक, इसमें हमारे जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है वो ओवरलैपिंग होता है, उसमें किसी भी तरह का गैप नहीं होता। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या है, इस पे अभी हम लोग आएंगे। इसमें हमारा दोनों बैंड जो है वो ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास है सेमीकंडक्टर, जो कि हमें इस यूनिट में पढ़ना है। सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या है, ये आपकी एक मिडिल क्राइटेरिया है इंसुलेटर और कंडक्टर का। इंसुलेटर में आप चाहें जो कर ले करंट फ्लो नहीं होता, है ना, और कंडक्टर में करंट फ्लो होना बहुत आसान होता है। जैसे कि आपका वायर्स हो गए, मेटल वायर्स हो गए, है ना, जो कि वायर्स हम घर में यूज करते हैं, कोई भी मेटल हो गया, लगभग सभी मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना। और इंसुलेटर का एग्जांपल क्या हो गया, कोई भी चीज, जैसे हमारा ग्लास है, ग्लास इंसुलेटर है, लकड़ी है, लकड़ी इंसुलेटर है ना, प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक भी इंसुलेटर है, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा चाहे जो कर ले। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या हो गई, ये हो गई इंसुलेटर। और कंडक्टर्स हमें पता ही है, जो भी हमारे सिंपल मेटल्स हैं सारे के सारे कंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल है जो कि रूम टेम्परेचर पे तो कंडक्ट नहीं करता, लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे या फिर उसको थोड़ा सा एनर्जी देंगे तो वो कंडक्ट करने लगता है ना। ये है आपका इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है,
ये ना तो पूरी तरह कंडक्ट ही करता है, ना तो पूरी तरह इंसुलेट ही करता है। ठीक, इसका बैंड गैप जो है वो भी दोनों के बीच में रहेगा। कंडक्टर्स का बैंड गैप क्या है, 0 है, क्योंकि वहाँ पे ओवरलैप करते हैं आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। ठीक, और इंसुलेटर में आपका बैंड गैप होता है 5 to 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका जो बैंड गैप है वो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो इसका बैंड गैप आपका करीब करीब रहता है अप्रोक्सीमेटली 1 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है, ये रहता है इसका बैंड गैप। अच्छा, जब हम बैंड गैप बोल रहे हैं तो बैंड गैप बेसिकली है क्या, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम बैंड गैप की बात करें तो बैंड गैप है हमारा कंडक्शन बैंड, और ये है वैलेंस बैंड। ठीक, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का क्या मतलब है? वैलेंस बैंड का मतलब जो बैंड हमारा वैलेंसी जिसमें आपकी पूरी होती है, कंप्लीट होती है ना, जिसमें आपके कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते। ठीक, जैसे आप यहाँ पे एक सिलिकॉन का एग्जांपल देख रहे हो बना हुआ, है ना, ये हमें एक सिलिकॉन एटम बना हुआ हमें दिख रहा है। ठीक, इस सिलिकॉन एटम में क्या है, बीच में आपका न्यूक्लियस है, सिलिकॉन का न्यूक्लियस है बीच में। सिलिकॉन बेसिकली आपका एक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, तो उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। बीच में हमारा न्यूक्लियस है सिलिकॉन का। ठीक, और आउटर शेल में, आउटर मोस्ट शेल जो होता है सबसे बाहर वाला शेल, उसमें इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। और आपको पता है कि वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ना। कोई भी मटेरियल को स्टेबल बनाने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आपने 10th 12th में पढ़ा है केमिस्ट्री में, है ना, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? आउटर मोस्ट शेल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको क्रिस्टलाइज करते हैं, तो क्रिस्टलाइज करते ही ये क्या करता है, देखिए, जैसे 2 सिलिकॉन आप लेंगे, एक ये फर्स्ट वाला मैंने ले लिया, बड़े वाले फिगर को देखिए, नीचे वाले को कमेंट करना बंद कर दो, समझ गया मैं कि पढ़ा है आपने। ये हो गया आपका फर्स्ट वाला सिलिकॉन एटम, और ये हो गया सेकंड वाला सिलिकॉन एटम। ठीक है, तो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर देते हैं। ठीक है, एक सिलिकॉन लेफ्ट वाले ने अपना इसको शेयर कर दिया, राइट वाले ने एक इसको शेयर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही क्या बन जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही है 11th 12th क्लास में। यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों सिलिकॉन एटम के पास आ जाते हैं, एक तरह से अगर देखा जाए तो, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली शेयर हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस तरह से हर सिलिकॉन एटम जो है, हर एक सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ठीक है, तो इस तरह के 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। हर सिलिकॉन एटम के कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, अपने आसपास के 4 एटम्स के साथ उसके 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, चारों कॉर्नर्स पे 4 4 इलेक्ट्रॉन उसने हर एक सिलिकॉन एटम से शेयर कर लिया। ठीक है, तो इसके पास कितने होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे हो जाते हैं इस तरह से, है ना। तो इसका क्या हो जाता है, वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाती है ना। वैलेंसी कंप्लीट होने का क्या मतलब है, आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट शेल, अरे बंद हो रहा है,
एक मिनट। हाँ, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है यार। आज अटेंडेंस बहुत कम है बेटा, 45 ही लोग हैं, पता नहीं क्या बात होगी। क्लास में गैप करना, संडे की भी छुट्टी नहीं लेने दोगे क्या मुझे? चलो, तो यहाँ पे जो आपका इसका आउटर मोस्ट शेल है, वो क्या हो जाता है? फुल हो जाता है। ठीक। सारे इलेक्ट्रॉन्स जो थे आपके क्रिस्टल के अंदर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड्स में आपके कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि हर सिलिकॉन पे चार चार इलेक्ट्रॉन्स थे, और हर सिलिकॉन के चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं किसी दूसरे सिलिकॉन एटम से, है ना? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये बात आपको समझ में आ गई? क्योंकि चार ही थी, और चार ही सबके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चारों के चारों वो शेयर करते हैं किसी दूसरे के साथ, इसलिए चार कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्रिस्टल के अंदर, वो सारे के सारे आपके बाउंड हो जाते हैं बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हो जाता है? इसका रिजल्ट हो जाता है देयर आर नो फ्री। इसको थोड़ा मैं फिगर को नीचे कर देता हूँ, जरा एक सेकंड रुकना। इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल। क्या लिख रहा हूँ? इन द क्रिस्टल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं ना कहीं बाउंड हैं, क्योंकि सबने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। ठीक है, तो होगा क्या? वैलेंस बैंड तो हमारा फुल है। ठीक, इसको बोलते हैं जब आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके बाउंड हैं, आपकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा वैलेंस बैंड जो है, वैलेंस बैंड बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन्स किसी ना किसी तरह से कहीं बॉन्ड बना चुके हैं। ठीक है, जिनका क्रिस्टल के अंदर फ्रीली मूव होना पॉसिबल नहीं है, तो वैलेंस बैंड रिप्रेजेंट करता है इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स को, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और बाउंड इलेक्ट्रॉन्स की स्पेशलिटी क्या हो गई? क्योंकि वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ बाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड उन्होंने बना रखा है। अरे बेटा, ये एन टाइप नहीं है, ये केवल सिलिकॉन का एक फिगर है। ठीक है, ये एन टाइप या पी टाइप कुछ नहीं है, ये केवल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है अभी। ठीक है, अभी आप आगे आगे मत चलो, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। अभी हम लोग एन टाइप और पी टाइप पे गए ही नहीं है, अभी मैं केवल सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ। नीचे वाले को भूल जाओ, अभी तुमने कुछ नहीं देखा नीचे फिगर। ठीक है, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ उतना देखो। ठीक, चलो। तो यहाँ पे जो आपका वैलेंस बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जो क्रिस्टल में फ्रीली मूव हो सकते हैं। जैसे इस फिगर में यहाँ पे मैंने कहीं इलेक्ट्रॉन बना दिया होता है इस तरह से, ये इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में मूव होने के लिए फ्री होता है ना? इस तरह का तो कोई इलेक्ट्रॉन हमारे इस क्रिस्टल में है नहीं, जो सिलिकॉन का क्रिस्टल है। ठीक है, तो इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इसका कंडक्शन बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड इसका एम्प्टी है।
ठीक है, अगर आपके क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसका मतलब उसका कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। कंडक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं? कंडक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कौन से इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है? जो कि इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल में मूव होने के लिए फ्री होते हैं, है ना। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी वाले फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है मूविंग इलेक्ट्रिक। है। तो अगर आपके क्रिस्टल में मूव होने के इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके बाउंड हैं कोवलेंट बॉन्ड या और किसी तरह के बॉन्ड से, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कंडक्शन बैंड हमारा खाली है, वो मटेरियल कंडक्ट नहीं कर सकता। समझ में आ गया आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है? ठीक है, ये हो गया आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। और इनमें जो गैप होता है बीच में, ये जो एनर्जी गैप है, किसी इलेक्ट्रॉन को आपको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं बैंड गैप। ठीक है ना। ये जो बीच में एनर्जी गैप है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में, उसी को हम लोग बोलते हैं बैंड गैप। जैसे एग्जांपल लो आप, सामने जो हमने क्रिस्टल बनाया हुआ है ये नीचे वाला, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपके बाउंड हैं कोवलेंट बॉन्ड से। ठीक है। तो अगर आप इमेजिन करो मैं इसको हीट करना शुरू कर दूं, ठीक है, अगर मैंने इसको हीट करना स्टार्ट किया तो क्या होगा? इसको एनर्जी मिलेगी। हीट का मतलब क्या होता है? एनर्जी। तो वो एनर्जी बेसिकली करेगी क्या? वो एनर्जी क्या करेगी? कोवलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगी, है ना। यूजिंग हीट द कोवलेंट बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन। ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से फ्री हमको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। अभी तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स बाउंड हैं, जैसे ही आपने थोड़ी सी हीट दी उसको, मटेरियल को, तो क्या होगा? आपके पास थोड़े से फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। होल का मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? होल। ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा। जैसे कि अगर हीट देने की वजह से मेरा समझ लो कि ये जो कोवलेंट बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया। ठीक है। तो ये ब्रेक होने का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन जो था ये इस पेयरिंग को छोड़ के चला जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी हो जाएगी। और क्रिस्टल में दूर कहीं पे हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा जो यहाँ से टूट के गया है। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट हो जाएगा एक तरह से। ये क्या बन गया? ये बन गया होल। और यहाँ पे एक कहीं हमको इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है। तो यूजिंग हीट द कोवलेंट बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन एंड द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स आर जनरेटेड। ठीक है। तो जैसे ही आप सेमीकंडक्टर को हीट अप करोगे तो क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, और आपके पास कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, है ना। दिस वे वी गेट द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड। ठीक है। तो फिजिक्स आपको समझ में आई कि फिजिक्स क्या थी? जो हमने हीट किया मटेरियल को, है ना, हीट किया मटेरियल को, तो हीट करने का मतलब क्या था? हमने उसको इतनी जो एनर्जी थी, जो कि गैप था यहाँ पे, इस गैप के बराबर हमने उस मटेरियल को एनर्जी दे दी। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए, उस हीट की वजह से। ठीक है। समझ में आई ये बात? ये बैंड गैप कवर हो गया उस एक्सटर्नल हीट की वजह से। ये बैंड गैप एक तरह का एनर्जी गैप है। इस एनर्जी गैप को कवर करने के लिए हमने बाहर से किसी सोर्स से
अपने क्रिस्टल को एनर्जी दी, ठीक है, तो वो इस एनर्जी गैप को जंप करके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हमारे चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा सेमीकंडक्टर थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते ही एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। वो करंट को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही टेम्परेचर 0 केल्विन से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो उसमें कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये फिजिक्स समझना बहुत जरूरी है इस चीज की कि कंडक्शन बैंड बेसिकली है क्या। ये बैंड गैप है ना, इसको हम लोग कवर करते हैं एक्सटर्नल एनर्जी से, ठीक है। चलो, ये तो हो गया आपका सिंपल सेमीकंडक्टर, ठीक, और हमने बैंड गैप वगैरह सब कुछ समझ लिया, ठीक है। तो ये जो हमारा सेमीकंडक्टर था जिसमें आपके किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं थी, जो क्रिस्टल अभी हमने देखा था जिसमें केवल और केवल सिलिकॉन एटम्स थे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अभी जो क्रिस्टल हमने देखा है सिलिकॉन का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर आपसे प्रॉपर्टीज पूछी जाए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की तो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख देते हैं दो चार इसकी। देख लीजिए क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या होगी, सर इसका डायग्राम क्यों अलग है, बेटा यार तुम परेशान बहुत करते हो, बीच में जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। कमेंट करना बंद कर दो वरना फिर कमेंट में देखना ही बंद कर दूंगा, ये समझ लो, अगर बीच में फालतू कमेंट किए तो। पहला क्या प्रॉपर्टी है, एट T = 0 केल्विन नो इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। ये हो गया इसका पहला प्रॉपर्टी। जब हमारा टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो पे है, एब्सोल्यूट जीरो वैसे तो पॉसिबल नहीं है, हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था ये बात थर्ड लॉ में कि एब्सोल्यूट जीरो अचीव करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी विसिनिटी की बात हो रही है कि एब्सोल्यूट जीरो के आसपास, है ना। जब मतलब टेम्परेचर आपका बहुत ही कम है, जब टेम्परेचर बहुत कम होगा तो वहां पे आपके कोई भी इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि एनवायरनमेंट में इतना टेम्परेचर ही नहीं है उसके कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके और आपके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड तक पहुंच सकें, ठीक है। तो ये होगी उसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, एट T > 0 केल्विन, ग्रेटर देन 0 केल्विन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होल इनके पेयर जनरेट होते हैं, पेयर्स आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी, ठीक है। हीट एनर्जी क्या होती है, केबीटी। इसको हम लोग अभी अपनी नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, जो कि हमारी थर्मोडायनेमिक्स की नेक्स्ट यूनिट है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी क्या होती है, केबीटी, ठीक है। जहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर है, और के बी है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक। ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इस एनर्जी की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। सो एट T > 0 केल्विन we have electrons in the conduction band, ठीक है, and same number of holes in the valence band। बात समझ में आई, क्योंकि जितने जनरेट होंगे उतने ही
बेटा 1 मिनट रुकना, जरा कॉल आ रहा है, मुझे कॉल रिसीव करना थोड़ा अर्जेंट है ये। आवाज आ रही बेटा? अभी मैं ऑन किए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। चल ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे आपके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और नंबर ऑफ होल्स है वो सेम रहेगा, ठीक है। होल्स रहेंगे वैलेंस बैंड में, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कंडक्शन बैंड में, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो फोर्थ इसकी क्वालिटी हम क्या लिख सकते हैं? एन आई इक्वल टू पी आई, ठीक है। जहाँ पे एन आई क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। और पी आई क्या है? नंबर ऑफ होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटा। और टी इक्वल टू जीरो पे ये दोनों ही जीरो हो जाते हैं, ठीक है ना। ना तो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें फ्री और ना ही होल्स होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये भी, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। पढ़ा हुआ है ये हमने। तो पहले बात कर लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, ठीक है। तो दो तरह के आपके सेमीकंडक्टर हैं। पहले हैं हमारे इंट्रिंसिक, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा। और दूसरे कौन से हैं? दूसरा टाइप है आपका एक्सट्रिंसिक। दूसरा टाइप है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ठीक है ना। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? एक्सट्रिंसिक का मतलब है सेमीकंडक्टर्स दैट हैव सम एक्सटर्नल इम्प्योरिटी, है ना। सेमीकंडक्टर्स हैविंग
इम्प्योरिटीज, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनको हम लोग बोल देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इम्प्योरिटी का मतलब क्या हो गया, इम्प्योरिटी का मतलब है सम अदर एटम whose valency is not 4। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो सिलिकॉन है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, उसकी वैलेंसी 4 होती है। तो अगर हमने उसमें कोई ऐसा मटेरियल इंजेक्ट करा दिया, उसकी कोई ऐसी इम्प्योरिटी मिला दी जिसकी वैलेंसी 4 ना होके या तो 5 है या फिर 3 है ना, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या हो गया, जो कि किसी एक्सटर्नल चीज पे डिपेंड करने लगा, इसलिए नाम आ गया एक्सट्रिंसिक। ठीक है, एक्सटर्नल मटेरियल जो हमने उसमें मिला दिया वो उस पर डिपेंड करने लगता है, इसलिए उसका नाम हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो आप लोग इस फिगर पे ध्यान दो, ये जो फिगर है। ठीक, तो पहला एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, उसको हमने नाम दे दिया एन टाइप। ठीक है, एन टाइप का मतलब क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हम लोग कैसे बनाते हैं ये आपको पता है, इसलिए मैं इतना ढीला होकर पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये सब आपको पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज की क्लास में कुछ भी आपको नया नहीं मिलेगा, अधिकतर वही है जो आपने पढ़ा हुआ है। एन टाइप के लिए हमें क्या करना है, किसी सिलिकॉन एटम को, SI एटम इज रिप्लेस्ड बाय ए पेंटावेलेंट एटम। ठीक है, पेंटावेलेंट एटम, पेंटावेलेंट का मतलब हो गया वैलेंसी इक्वल टू 5। वैलेंसी इक्वल टू 5 का क्या मतलब है, 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो और ये सब आपको अच्छे से पता होगा, मुझसे भी अच्छे से पता होगा, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, इसलिए 5 वैलेंसी का क्या मतलब है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक फिगर में एग्जांपल हमें दिखाई दे रहा है, ये है आपका फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको हमने हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो था, सिलिकॉन का जो हमारा क्रिस्टल था, उसके अंदर हमने इसको इंजेक्ट करा दिया किसी तरीके से। ठीक है, तो इंजेक्ट कराने पे क्या होगा, ये फास्फोरस यहाँ पे आ गया, आप देखो फास्फोरस ने एक सिलिकॉन एटम को वहां से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, एक यहाँ पे फास्फोरस है, इस तरफ सिलिकॉन, इस तरफ सिलिकॉन, इधर सिलिकॉन और इधर सिलिकॉन। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, है ना, सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है। तो जो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट, वो 4 तो कंडक्ट इनसे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, 4 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। ठीक, लेकिन जो इसका 5वां इलेक्ट्रॉन था, वो क्या, वो तो बेचारा अकेला रह गया, इसकी वैलेंसी भी पूरी हो गई, क्योंकि इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना। लेकिन ये जो बेचारा अकेला इलेक्ट्रॉन था, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्री। ठीक है, 5वां जो इलेक्ट्रॉन इसके पास था वो फ्री हो गया, है ना। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो जाता है, एन टाइप में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड। किस तरह से, इस तरह से जो हमने अभी ऊपर क्योंकि एक पेंटावेलेंट एटम एक रिप्लेस कर रहा है सिलिकॉन एटम को, इसलिए हमारा जो 5वां फ्री इलेक्ट्रॉन है वो
क्रिस्टल में मूव करने के लिए फ्री हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं, चार्ज कैरियर मतलब जिसकी वजह से सर्किट में करंट फ्लो होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो अगर हम इसका बैंड डायग्राम बनाएं तो बैंड डायग्राम किस तरह का आएगा, ये है इसका कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो अगर 0 केल्विन पे बात करें, 0 केल्विन पे क्या होगा, इसमें हमने एक इंजेक्ट किया है अपना डोनर, डोनर मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं डोनर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, एक पॉजिटिव आयन जिसके पास एक यहाँ पे फालतू इलेक्ट्रॉन है क्रिस्टल में फ्री करने के लिए। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस का साइन और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डोनर को इस तरह से। ये डोनर्स हम किस में देते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में। जब ये डोनर्स हम उसमें इंजेक्ट कराते हैं तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहते हैं, सबसे पहले तो इस बैंड में रहते हैं। ये एक नया बैंड क्रिएट हो गया। ठीक है, इसका नाम क्या है, डोनर बैंड। डोनर बैंड जो कि किसकी वजह से क्रिएट हुआ, एक्सटर्नल डोनर की वजह से, जिसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन था। इसमें क्या रहेंगे, हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। डोनर बैंड में हमारे पास क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक, और कंडक्शन बैंड में इस समय पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं 0 केल्विन की, T इक्वल टू 0 केल्विन। इस टाइम पे क्या होगा, वैलेंस बैंड में तो आपके सारे जो हैं वो क्रिस्टल में सारे के सारे बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाउंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स हैं जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। एक ये नया बैंड यहाँ पे आ गया, ये क्या है, ये आपका डोनर बैंड है जिसके अंदर आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और तीसरा बैंड कौन सा है, कंडक्शन बैंड। यहाँ पे 0 केल्विन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हमें डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए ना। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, एक्सटर्नल हीट से। ठीक है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही देखो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाते ही ये है कंडक्शन बैंड, ये है आपका डोनर बैंड ED, और ये है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, तो टेम्परेचर रेज करते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव होना शुरू हो जाते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड की तरफ, T ग्रेटर देन 0 केल्विन पे। ठीक है, क्योंकि ये जो बैंड गैप था, ये जो गैप था, इसको कवर करने के लिए हमें एनर्जी मिल गई। कहाँ से मिली, एक्सटर्नल हीट से मिली, क्योंकि टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन से ऊपर चला गया है। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव होकर यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है। आप देखो पहले क्या हो रहा था, पहले जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आना पड़ रहा था। इंट्रिंसिक में हमें क्या करना पड़ रहा था, इंट्रिंसिक में हमारा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आता था। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए था, ज़्यादा एनर्जी चाहिए थी, उसमें कंडक्शन ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टार्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या चाहिए हमको, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को केवल हमें डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में भेजना है। ये गैप हमारा कम है, इंट्रिंसिक में ये गैप हमारा ज़्यादा था, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड का गैप था।
तो यहाँ पे हम लोग को कम एनर्जी चाहिए, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ते ही कंडक्शन स्टार्ट हो जाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक, तो एन टाइप को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर एक फिगर बना के देखें इसका, ये मैंने बना दिया एन टाइप। ठीक है, तो एन टाइप को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये मैंने अलग अलग सर्कल्स बना दिए। ठीक है, ये है मेरे डोनर आयंस, और डोनर आयन को हमने अभी दिखाया था किस तरह से दिखाते हैं। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन रहेगा सब पे। प्लस का साइन होने की वजह क्या है? क्योंकि जब पेंटावेलेंट एटम आके अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्री कर देता है, तो उस पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की कमी का मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको हम इसलिए प्लस से दिखाते हैं। ये हमारे एक तरह से पॉजिटिव आयंस बन गए। साथ में यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं एक माइनस। ये माइनस दिखा रहा है कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस क्रिस्टल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बहुत सारे। इसलिए हर डोनर के पास में हम लोग एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक ये हो गया प्लस का साइन, एक हो गया नेगेटिव का साइन। तो ओवरऑल तो वो न्यूट्रल है इलेक्ट्रॉनिकली। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ओवरऑल वो न्यूट्रल है, लेकिन ये आयन पॉजिटिवली चार्ज है और एक हमारे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है प्लस माइनस, ये अपने आप में तो क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि एक हमने पॉजिटिव बना दिया एक नेगेटिव बना दिया, तो टोटल में तो ये न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉन को अलग से देखो तो ये सर्किट में फ्रीली मूव करेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज कैरियर हो गया, और ये आपका पॉजिटिव आयन वहां का वहां रहेगा सर्किट में, क्रिस्टल में इस तरह से एक दूसरे से एम्बेडेड रहेगा। ठीक है, अगर आप ऊपर वापस से सर्किट इस पे जाओ अपने फिगर पे, तो ये फास्फोरस को हमने जहां पे लगा दिया ये वहीं का वहीं रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो ये जो पॉजिटिव आयंस है ये सर्किट में, सॉरी सर्किट कह रहा हूँ मैं बार बार, क्रिस्टल में वहीं के वहीं रहते हैं, ये मूव नहीं करते। मूव कौन करेगा? ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया ये मूव करता है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो ये एन टाइप जो पूरा का पूरा है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, न्यूट्रल एज ए होल। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए कि एन टाइप पे कौन सा चार्ज रहता है, चार्ज कोई नहीं रहता, केवल उसमें चार्ज कैरियर्स आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझ आ गई बात? ये ट्रिक क्वेश्चंस हो जाते हैं एक तरह से। चार्ज उस पर ओवरऑल कोई नहीं है, न्यूट्रल है वो, ना तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना उस पर नेगेटिव चार्ज है। बस बात इतनी है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं और पॉजिटिव आयंस वहीं के वहीं स्टेबल हैं। ठीक है, समझ आ गया? ये हो गया हमारा एन टाइप। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे जिसमें हमारी इम्प्योरिटीज रहेंगी? फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस क्यों बोल रहा हूँ मैं? नहीं, फॉस्फोरस है, हाँ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस हो जाएगा और आर्सेनिक हो जाएगा, ये भी आपने पढ़ा होगा। ये आपकी पेंटावेलेंट की एग्जाम्पल है। फॉस्फोरस की वैलेंसी आपकी 5 होती है, आर्सेनिक की भी वैलेंसी 5 होती है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा एन टाइप। अब आते हैं पी टाइप।
समझ में आ गया ना? किसी को डाउट है या नहीं? कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। पी टाइप। पी टाइप में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आपकी ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है। वैलेंसी इक्वल टू 3। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक ट्राईवेलेंट एटम है। ठीक है। ये ट्राईवेलेंट एटम जाके क्या करेगा, सिलिकॉन को रिप्लेस कर देगा यहाँ से। तो रिप्लेस करने के बाद क्या हुआ, 3 तो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स बन गए। ये एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी चौथे वाले पे, तो चौथा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाता है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो खाली स्पेस बच गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होल। है ना? होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यही होल्स क्या करेंगे, चार्ज कैरियर का काम करेंगे पी टाइप में। ठीक है। होल का मतलब क्या होता है फिजिकली? होल का मतलब है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपसे कोई भी कहीं पे पूछेगा तो आपको सीधे एक लाइन में जवाब देना है कि होल क्या होता है ना? इलेक्ट्रॉन होल की जब भी बात करें तो होल का मतलब सीधा सीधा क्या है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन के होने के लिए स्पेस तो था, जैसे ये आप देख रहे होगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने के लिए स्पेस तो था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होल। ठीक है। कोई कमेंट वमेंट नहीं आ रहा है, क्या बात? क्लास में है कोई, नहीं है? है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका पी टाइप। प्रॉपर्टीज हमने ऊपर एन टाइप वाले में क्या क्या लिखी थी, देखो। यहाँ पे आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे थे, तो यहाँ पे आपके होल्स जनरेट होते हैं। तो मेजोरिटी चार्जर आपके वहाँ पे होल्स हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपकी इम्प्योरिटी पेंटावेलेंट थी, वहाँ पे क्या है, ट्राईवेलेंट है। यहाँ पे हमारे पास डोनर्स थे। जो हमारी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी थी उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था डोनर। लेकिन ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्टर। एक्सेप्टर का मतलब जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है ना? रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्सेप्टर। यहाँ पे ये जो एटम था जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्सेप्टर। ठीक है। इसका साइन क्या होता है एक्सेप्टर का? एक्सेप्टर को दिखाने का तरीका होता है सेम चीज, जैसे हमने पहले एक सर्कल बनाया। ठीक। सर्कल के अंदर यहाँ पे हम दिखाएंगे नेगेटिव, और यहाँ पे दिखाएंगे पॉजिटिव। ये क्या है पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज कैरियर। ठीक। और ये नेगेटिव का मतलब क्या है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से ये क्या हो जाएगा, इस पे
इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। जिस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन अगर इसे दे दिया जाए तो क्या होगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जितने की इसे ज़रूरत है उससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन बन जाएगा। ठीक, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई आपको। ठीक है, चलो ये उसका सिंबल हो गया। और अब हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्शन बैंड की। बैंड्स भी बना लेते हैं यहाँ पे। एक बना लेंगे हम लोग 0 केल्विन पे, ये हो गया हमारा 0 केल्विन पे T इक्वल टू। एक बना लेते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो जैसे कि वहां पे हमारा डोनर बैंड आया था, एक डोनर लेवल आया था, ऐसे ही यहाँ पे एक्सेप्टर लेवल आ जाता है। डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के पास था, ये एक्सेप्टर लेवल कहाँ पे होता है, ये वैलेंस बैंड के पास होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे होल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे इसलिए वो कंडक्शन बैंड के पास था। ठीक है, तो 0 केल्विन पे तो ये क्या, 0 केल्विन पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो भी आपके इसमें होल्स थे वो यहाँ ही के यहीं है, वो वैलेंस बैंड में तो गए नहीं है। लेकिन जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते ही से क्या होगा, ये जो आपके एक्सेप्टर लेवल के होल्स थे वो वैलेंस बैंड में आ जाएंगे। अच्छा, होल्स बेसिकली मूव तो कर नहीं सकते। अगर हमें पता हो कि जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर जो आयन है वो मूव नहीं कर सकता, है ना। पॉजिटिव चार्ज मूव थोड़ी ना करेगा, पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन के पास होता है। किसी भी क्रिस्टल में पॉजिटिव चार्ज किसके पास होता है, प्रोटॉन के पास। और नेगेटिव चार्ज किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर नहीं सकता सर्किट के अंदर, किसी भी क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो मूव कर नहीं सकता। तो हम लोग ये क्यों कहते हैं कि होल्स चार्ज कैरियर है और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर थे। ये कहने की वजह क्या है, कहने की वजह बेटा ये है कि होता क्या है, जैसे हमारे पास, अगर हम फिगर पे अपने वापस चलें तो यहाँ पे देखो होगा क्या, इस फिगर को एक बार ध्यान से देखो। जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर रेज होता है, टेम्परेचर रेज होते ही आपके क्रिस्टल के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। उस एक्टिविटी से होगा क्या, जो पास के सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये पास के सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन जंप करके इस गैप में आ जाएगा। ठीक है, इस गैप को भर देगा, यहाँ पे ये जो होल था इस होल को वो इलेक्ट्रॉन भर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गया आपका, लेकिन यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। इस वाले सिलिकॉन पे क्या हुआ, एक यहाँ होल क्रिएट हो गया, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चला गया जहां पे पहले होल था। ठीक है ना, वहां पे एक आपका एक्सेप्टर आया ना जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो इस वाले सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। बदले में क्या हुआ, जो होल पहले यहाँ पे था, इस वाले आयन पे जो होल था वो अब होल यहाँ पे क्रिएट हो गया, इस वाले सिलिकॉन पे, लेफ्ट वाले सिलिकॉन पे। ठीक है, तो एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन ही मूव हुआ, लेकिन अपीयर ये होता है कि हमारा होल मूव हो रहा है। होल हमें मूव होता हुआ मालूम चलेगा किस साइड से यहाँ पे होल मूव होता हुआ हमें मालूम चला। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, एक्चुअल में हमारे सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इधर गया था, राइट साइड में। समझ आई ये बात, मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, लेकिन होल्स अपीयर होते हैं मूव होते हुए, वो एक्चुअल में मूव नहीं हो रहे हैं, मूव केवल इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं। ठीक है, ये सब इस तरह के क्वेश्चंस आपसे वाइवा वगैरह में पूछे जाएंगे।
कि होल्स एक्चुअली में होते क्या हैं। होल्स का मतलब एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब जिस चीज का मतलब केवल एब्सेंस है, वो मूव कैसे कर रही है सर्किट के अंदर, हम लोग कह देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं। तो उसका मतलब बेसिकली ये है, होल्स मूव नहीं कर रहे हैं, वो केवल मूव होते हुए अपीयर हो रहे हैं हमें। मूव एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स ही हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना। ये बात शायद आपको अपनी 12th वाली बुक पढ़ के समझ में ना आई हो, अब आ गई होगी। ठीक है, चलो। तो अगर हम आगे बात करें, तो यहाँ पे आपके होल्स मूव होके यहाँ से यहाँ जाते हैं। एक्चुअली में क्या हो रहा है, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेटर देन जीरो पे। बचा के इसमें बनाने के लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर इसका और बना लेते हैं। इससे क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसी तरह से दिखेगा जैसे हमने पहला वाला बनाया था अपना। यहाँ पे भी हम लोग अंदर छोटे छोटे सर्कल्स बना देते हैं इस तरह से। ये सारे सर्कल्स क्या हैं, ये हैं हमारे एक्सेप्टर आयंस। ठीक है, पी टाइप है तो सारे के सारे ये सर्कल्स हैं आपके एक्सेप्टर आयंस। एक्सेप्टर आयंस को हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, अंदर नेगेटिव साइन और बाहर एक प्लस। ये प्लस किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है होल को। ठीक है, माइनस प्लस, माइनस प्लस। ठीक है, ये हो गया आपका पी टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो। तो यहां से हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये तीन एकदम से कवर हो गए। केवल अभी इसका बेसिक स्ट्रक्चर कवर किया है हमने, अभी हमको बहुत कुछ पढ़ना है इसमें। पी एन डायोड पे जाने से पहले अभी बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में कोई डाउट है किसी को? बेसिक बात केवल इतनी है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में आपकी जो वैलेंसी है वो कैसी है, ट्राई वैलेंट है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या होंगे इसके, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ट्राई वैलेंट। ठीक है, इनकी वैलेंसी क्या है, 3। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम याद करके बैठिए बिल्कुल, चलो अच्छी बात है, बढ़िया। ठीक है ना, कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डाउट वाली कोई बात अभी तक है नहीं, ये सारा आपका 12th वाला था, अभी तक कुछ नया नहीं था। अब हम लोग आगे नया पढ़ेंगे। नया आपने अब तक केवल शायद इतना सीखा होगा कि होल्स क्या होते हैं। होल्स क्या होते हैं ये आपको 12th क्लास में समझ में नहीं आया होगा, वो समझ में आ गया अच्छे से। होल्स इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो, तो यहाँ पे एक पार्टीशन बना देते हैं आगे, यहाँ से हम लोग नया पढ़ रहे हैं। अभी तक तो आपका पुराना वाला सामान था सारा। ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं फर्मी लेवल क्या होता है। ठीक है, तो फर्मी लेवल की बेटा अगर बात करें,
तो हम लोग पहले आते हैं अपनी फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स पे। तो फर्मी डायराक, ये आप लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ोगे, अभी ये आपने पढ़ा नहीं है, आने वाले सेमेस्टर में आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ। इसको आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से आया कैसे आया, केवल इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपको आगे जाके पढ़ना है। जब आपका सेमेस्टर आएगा जिसमें आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ोगे, वहां पे पढ़ना है ये जाके आपको। ठीक है, तो जो फर्मी डायराक स्टैटिस्टिक्स होती है, उसके हिसाब से एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ये फंक्शन कुछ इस तरह का दिखता है, देखो। एफ ई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी। ठीक है, इस फंक्शन को देख के बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ये आपसे डिराइव करने के लिए अभी कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट अभी नहीं है। जब आप लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ोगे उस टाइम आपको इसे डिराइव करना होगा। ठीक है, यहाँ पे चीज़ों का मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एफ ई हमने नाम दिया, एफ ई क्या नाम है? एफ ई का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ऑफ की जगह पे दैट लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट एन अवेलेबल एनर्जी स्टेट ई इज occupied by the electron। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर एक्सेप्टर बनाया था एक, तो एक्सेप्टर के पास में एक, यहाँ पे क्या था, होल था। इलेक्ट्रॉन चाहे तो यहाँ पे आ सकता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे आने की अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो वो इस फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे आएगा या यहीं या नहीं आएगा। जहाँ पे आपका होल बन चुका है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं आएगा, तो ये उसकी आप एक तरह से प्रोबेबिलिटी मान लीजिए। एक्चुअल में वो प्रोबेबिलिटी नहीं है ये, लेकिन आप लोग मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको अभी केवल इसको समझना है अपने दिमाग में बिठाने के लिए। ठीक है, इसके रियल मीनिंग से आपको अभी फिलहाल मतलब नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, कोई अगर एनर्जी स्टेट इलेक्ट्रॉन के लिए अवेलेबल है ना, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन उस स्टेट में जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इसको आप लोग इस तरह से समझ लीजिए, जैसे एक कोई खाली कमरा पड़ा हुआ है। जैसे आप लोग ये समझ लो, जो अब जिस रूम्स में हमारी क्लासेस चलती हैं 104, 105, 106 में। ठीक है, आप लोग सोचो कॉरिडोर में से घूमते हुए जा रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि आप किसी खाली कमरे में जाके बैठोगे या नहीं बैठोगे? ठीक है, वो कमरा खाली तो है, अवेलेबल तो है आपके बैठने के लिए, लेकिन इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप वहां से जाते पे उस कमरे में बैठोगे या नहीं बैठोगे? ठीक है, ये कुछ उसी तरह की प्रोबेबिलिटी है। समझ आई ये बात? ई क्या है? ई है एनर्जी ऑफ द अवेलेबल स्टेट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये स्टेट जो है वो ऑक्यूपाई होने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, और ई एफ, एक टर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ई एफ, इस फंक्शन में नीचे ई माइनस ई एफ। ई एफ क्या है? ई एफ है हमारी फर्मी एनर्जी। फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी क्या होती है अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि अगर एग्जाम में पूछा गया तो आपसे मोस्टली यही पूछा जा सकता है कि फर्मी एनर्जी क्या होती है। ठीक है,
उससे ज़्यादा भी आपसे फिलहाल इस सेमेस्टर में नहीं पूछा जाएगा। फर्मी एनर्जी, ठीक। के बी क्या है? के बी है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आपको पता है। टी आपको पता ही है क्या है, टेम्परेचर। ठीक है ना, ये फंक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्मी एनर्जी जो इसमें टर्म आया, फर्मी एनर्जी का क्या मतलब होता है। ठीक है ना, तो मैं एक प्लॉट बनाता हूं पहले। ठीक, तो अगर हम 0 केल्विन की बात करें, एट 0 केल्विन, 0 केल्विन पे हम लोगों ने क्या देखा था? 0 केल्विन पे हम लोगों ने देखा था कि कंडक्शन बैंड में हमारा एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, ये बात, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे वैलेंस बैंड में ही थे और वहां पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट नहीं हुए थे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट से नीचे की सारी स्टेट्स ऑक्यूपाइड थी और उस एनर्जी स्टेट के ऊपर की सारी स्टेट्स खाली थी 0 केल्विन पे। ये बात समझ में आई? ऑल द स्टेट्स बिलो a certain energy state were occupied, and all the states above this certain E were empty। अगर हम बात करें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ठीक है, तो वैलेंस बैंड की सारी स्टेट्स ऑक्यूपाइड थी और कंडक्शन बैंड की सारी स्टेट्स एम्प्टी थी, वहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा था। समझ में आई ये बात? आप लोग कमेंट करके बताओ, मुझे लग रहा है आप लोग खो गए हो, समझ में नहीं आ रहा है आपको। कंडक्शन बैंड की सारी स्टेट्स जो थी वो फ्री थी, एम्प्टी थी, और वैलेंस बैंड की सारी स्टेट्स ऑक्यूपाइड थी। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अगर हम 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन पे हमारा फर्मी एनर्जी का कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बना दिया मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, जिसका फंक्शन अभी हमने बनाया था, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अ स्टेट विच हैज एनर्जी ई। ठीक है ना, किसी स्टेट की जिसकी एनर्जी ई है उसको हमारा कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेगा या नहीं करेगा, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और इस एक्सिस पे क्या हो गया, एनर्जी। ठीक है, चलो, अब यहाँ पे मैंने एक पर्टिकुलर स्पॉट ले लिया, ये एक पर्टिकुलर स्पॉट हो गया एनर्जी का। ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने बना दिया, ये ई एफ। इस पर्टिकुलर एनर्जी के नीचे की जो सारी स्टेट्स हैं एट टी इक्वल टू 0, ठीक है, ये सारी की सारी ऑक्यूपाइड हैं और इसके ऊपर की सारी जो है वो अनऑक्यूपाइड है या फिर एम्प्टी हैं। समझ में आई ये बात? तो हम लोग इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन किस तरह से दिखाएंगे, ये हो गया मान लो 1, तो सारे के सारे ऑक्यूपाई होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 है, क्योंकि सारी स्टेट्स हमारी फुल हैं एब्सोल्यूट 0 पे। तो ई एफ के नीचे की तो सारी स्टेट्स फुल हैं,
लेकिन उसके आगे की सारी स्टेट्स एम्प्टी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या हो गई? 0। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1। ग्राफ समझ में आ गया? यहाँ पे आपकी एफ ई इक्वल टू क्या है? 1। और यहाँ पे एफ ई इक्वल टू है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी अबव ई एफ इज 0 एंड बिलो ई एफ इज 1। प्रोबेबिलिटी 1 होने का क्या मतलब है कि सारे के सारे स्टेट्स भरे हुए हैं ई एफ के नीचे के, और ई एफ के ऊपर के सारे स्टेट्स खाली हैं। समझ में आ गया? कमेंट आने बंद हो गए, क्या बात है। समझ में आ रहा है ना बेटा? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि मुझे पता ही है आप लोगों के लिए नई चीज़ है थोड़ी सी। ठीक है, तो अगर हम इसको एक लाइन में पूछें कि ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी क्या है ना, तो हम लोग इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे देखो? द एनर्जी बिलो विच all the states are occupied at T equal to 0 Kelvin is called फर्मी एनर्जी। उस पर्टिकुलर एनर्जी को हमें हमने नाम दे दिया फर्मी एनर्जी। ये जो पर्टिकुलर एनर्जी की हम लोग बात कर रहे थे, उसी को हमने क्या नाम दे दिया? फर्मी एनर्जी। ठीक है, ऐसी एनर्जी जिसके नीचे के सारे स्टेट्स ऑक्यूपाइड होंगे एट टी इक्वल टू 0 केल्विन। ठीक है ना? तो सीधी सी बात है कि ये जो लेवल है ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कहीं पे। ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे कहीं हमारा फर्मी लेवल होगा, इसके बीचों बीच। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? ई एफ। ठीक है, इसके नीचे की जो सारी स्टेट्स हैं वो क्या है? ऑक्यूपाइड हैं। और इसके ऊपर की सारी स्टेट्स हैं वो क्या है? एम्प्टी हैं। हमें पता है यहाँ पे अभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक, इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं फर्मी एनर्जी। ठीक है, कंडक्शन बैंड में एनर्जी स्टेट्स अवेलेबल तो हैं, लेकिन अभी वो ऑक्यूपाइड नहीं है एट 0 केल्विन। ठीक है, ये बात समझ आ गई? चलो, अब हम लोग क्या करेंगे? हमने 0 केल्विन की तो बात कर ली, लेकिन अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ जाए, एज द टेम्परेचर राइजेस। बंद हो रहा है बेटा, एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, तब तक आप लोग कमेंट करके बताओगे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है तो मैं और स्लो हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर फास्ट हो रहा है तो मैं और स्लो हो जाऊंगा।
चलो ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, है ना। इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वैलेंस बैंड से वो कंडक्शन बैंड में जाना स्टार्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एट टी इक्वल टू जीरो पे जो भी स्टेट्स हमारी अनऑक्यूपाइड थी, एम्प्टी थी, है ना, उसमें अब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स जाना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। तो अगर अब हम प्लॉट करेंगे तो प्लॉट हमारा किस तरह का आएगा, अब अगर हम प्लॉट बनाना चाहें, ठीक है, ये हो गया एनर्जी, ठीक, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी, ठीक है। ये है आपका प्लॉट एट टी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। स्मॉल टी नहीं बनाने का, कैपिटल टी बनाना है। ठीक है। जहाँ पे आपका टेम्परेचर ज़्यादा है 0 केल्विन से, तो यहाँ पे आपका प्लॉट किस तरह का दिखेगा। पहले तो हम पुराना वाला बना लेते हैं जो अभी हमने देखा था। वो कैसा था, वो था हमारा कुछ इस तरह का। यार, वो प्लॉट हमारा ऐसा आया था। कुछ टाइम तक प्रोबेबिलिटी 1 थी, और उसके बाद अचानक से प्रोबेबिलिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी, है ना। पहले प्रोबेबिलिटी थी 1, फिर प्रोबेबिलिटी एकदम से हो गई थी 0। ठीक है। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने नाम दिया था ई एफ। 1.5 घंटा होने के बाद लैपटॉप मना करने लगता है पढ़ाने से मेरा। चलो, चल जाओ प्रभु। ये ये हो गया ई एफ। ठीक है। इसके नीचे के सारे स्टेट्स आपके ऑक्यूपाइड थे और इसके आगे के सारे स्टेट्स एम्प्टी थे। ठीक है। यार दिक्कत हो गई इसमें। एक सेकंड रुकना जरा, मैं इसको बंद करके खोल रहा हूँ, ये दिक्कत कर रहा है थोड़ा सा। चलो, आ गए वापस। अब सही है। ठीक है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है आपके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो अनऑक्यूपाइड स्टेट्स में जाना स्टार्ट हो गए। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पे भी आने लग गए हैं। ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कुछ यहाँ पे आने लग गए हैं। ईएफ के नीचे की जो एनर्जी स्टेट्स थी उनसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव होके ईएफ के ऊपर के एनर्जी स्टेट्स में आना स्टार्ट हो गए। ये बात समझ में आ रही है। जैसे आप लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में जाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हायर स्टेट में जाने का क्या मतलब हो गया कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी है
वो आगे अब जीरो नहीं रहेगी, है ना। जो यहाँ पे जीरो थी, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी जो थी ऑक्यूपेंसी की, वो जो जीरो थी, अब वो जीरो नहीं रहेगी। ठीक है, वो जीरो की जगह थोड़ी सी नॉन जीरो हो जाएगी। कैसे होगी ये आप देखो। नई प्रोबेबिलिटी जो है वो कुछ इस तरह की दिखेगी। ये जो रेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी नई प्रोबेबिलिटी। ठीक, तो ये जो ग्रे वाला है ये कब है, ये है t इक्वल टू जीरो पे। और जो रेड वाला है वो कब है, ये है आपका t ग्रेटर देन जीरो पे। ठीक है, हुआ क्या बेसिकली, ये जो स्पेस पीछे बन गया, ये वाला, ये स्पेस बन गया, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे चले गए, ये आगे की तरफ यहाँ चले गए, एनर्जी स्टेट्स में चले गए। समझ में आई बात। ये जो मैंने रेड वाला एरिया शेड किया है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव होके कहाँ चले गए, जो मैंने शेड किया है ब्लू वाला एरिया। समझ आया। ठीक है, और ये जो बीच में ये जिसको क्रॉस कर रहा है, क्योंकि जितने नीचे से मूव हुए उतने ही तो बाहर जाएंगे, है ना। तो ये क्रॉस कहाँ पे करेगा, क्रॉस करेगा ये इसको 1/2 पे। ठीक है, ये था 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। फर्मी एनर्जी को कहाँ पे क्रॉस करेगा, ये 1/2 पे क्रॉस करेगा, क्योंकि फर्मी एनर्जी के नीचे के जितने हमारे इलेक्ट्रॉन्स थे वही तो गए हैं ना ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि नीचे से मूव ज्यादा किए और बाहर कम आ पाए, है ना। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जो गए हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लीविंग द एनर्जी स्टेट्स बिलो फर्मी लेवल is equal to the number of electrons occupying the states above Fermi level। ठीक है, तो ये क्रॉस कहाँ पे करेगा, एग्जैक्टली 1/2 पे क्रॉस करेगा इसको। ठीक है, 1/2 वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, चलो, ये हमारा प्लॉट दिखेगा फर्मी एनर्जी का। ठीक है, तो जो एफ ई है, एफ ई हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, सिमेट्रिक अबाउट ई एफ। फर्मी एनर्जी के हमेशा सिमेट्रिक रहेगा, जैसे हमने अभी बना के देखा है। क्यों सिमेट्रिक रहेगा, समझ में आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नीचे से मूव करके ऊपर जा रहे हैं, नंबर बराबर रहेगा, इसलिए हमारा प्लॉट सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, तो एफ, अगर ई एफ प्लस डेल्टा ई, इसकी बात करें तो ये क्या प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी दैट a state above EF is occupied। यही मतलब हुआ ना इसका बेटा। एफ ई एफ प्लस डेल्टा ई, है ना, ऐसी एनर्जी स्टेट जिसकी एनर्जी फर्मी एनर्जी से डेल्टा ई से ज्यादा है ना, ई एफ प्लस डेल्टा ई। तो वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी क्या है ना, वो हो गया एफ ई एफ प्लस डेल्टा ई। ठीक है, और अगर मैं बात करूं 1 - एफ ई एफ माइनस ई एफ प्लस डेल्टा ई, तो 1 - कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी बिलो ई एफ, है ना। प्रोबेबिलिटी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1। अगर आप ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी। ठीक है, इस बात में कोई कंफ्यूजन।
बोलो बेटा। नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्मी लेवल एक तरह से। फर्मी लेवल क्या है? जिसके नीचे के सारे स्टेट्स आपके ऑक्यूपाइड हैं और उसके ऊपर के सारे स्टेट्स खाली हैं एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है। और टी ग्रेटर देन जीरो पे क्या होगा? टी ग्रेटर देन जीरो पे उसके अबाउट सिमिट्री होगी। ठीक है। सिमिट्री ऑफ व्हाट? सिमिट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिमिट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द स्टेट्स बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फर्मी एनर्जी। जिस एनर्जी के नीचे सारे स्टेट्स ऑक्यूपाइड हैं एट टी इक्वल टू जीरो और उसके ऊपर के सारे स्टेट्स एम्प्टी हैं एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है। और टी ग्रेटर देन जीरो पे क्या होता है? टी ग्रेटर देन जीरो पे उसके अबाउट सिमिट्री होती है। सिमिट्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ अ स्टेट। ठीक है। चलो, आज बेटा यहीं तक रखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा रिवाइज करो आज जाके। ठीक है। कल हमको इस कल हमको इसको थोड़ा सा और एडवांस करना है। ठीक, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना क्योंकि ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। केवल आपसे थोड़ा सा शॉर्ट नोट लिखने को बोला जा सकता है इस पर, अगर रिटन एग्जाम हुआ तो। ठीक है। ये बहुत डीप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा कल इसको और पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने पी एन डायोड पे। ठीक है। फिर से हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली शुरू हो जाएगी। अभी मैं थोड़ा सा सॉलिड स्टेट फिजिक्स में चला गया हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स में चले गए हैं अभी। कल हम लोग इसको खत्म करके वापस से इलेक्ट्रॉनिक्स पे आ जाएंगे। ठीक है। ये फर्मी एनर्जी वाला पार्ट हम कल थोड़ा सा और करेंगे। उसके बाद परसों से हम लोग पी एन डायोड पे आ जाएंगे। ठीक है ना। तो आज वाले को आप थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो, कल मिलते हैं हम लोग 9:30 बजे। और जो बेटा टाइम चेंज करने की बात कर रहे थे, टाइम का बेटा ऐसा है कि फिर कुछ लोगों को दिक्कत होती है टाइम चेंज करने से। सबके हिसाब से तो टाइम नहीं हो सकता ना। तो अगर किसी एक आध स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है तो वो रिकॉर्डिंग देख सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर ज़्यादा लोगों को दिक्कत होगी तो मैं टाइम चेंज कर दूंगा फिर। ठीक है। चलो, फिलहाल ख़त्म करते हैं इसको। आज आपका होमवर्क यही है कि आज वाली क्लास को आपको रिवाइज करना है। ठीक है ना। चलो। आज अटेंडेंस बहुत कम रही है यार, 35-40 बच्चे केवल आए हैं, क्यों है ऐसा? घूमने उमने चले गए क्या? कल थक गए सब लोग? चलो ठीक है, कल मिलते हैं।